किया। साहिल ने एक जोरदार ब्रेक गाड़ी में मारा। यह क्या कर रहा है तू? एक्सीडेंट कराएगा क्या? पहले ही इतनी चोटें लग चुकी हैं, अब क्या जान लेगा? सम्राट साहिल पर नाराज होते हुए बोला। मरे तेरे दुश्मन, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तू सच कह रहा है? रघु जिंदा है? हाँ, मैंने अभी उसे कमिश्नर सर की कस्टडी में देखा है, सम्राट ने बताया। उस महेश को तो कमीने ने मुझसे झूठ बोला, कहा कि बम्बई कमाने के लिए भाग गया है। साला भाई है या कसाई? अपने ही भाई को मौत के मुंह में झोंकते हुए उसे जरा भी दया नहीं आई। साहिल गुस्से में बोला, और तू इसी के पीछे मुंबई गया था? सम्राट ने हैरानी में पूछा। तुम जानते हो भाई, इसके अलावा हमें कोई सच नहीं बता सकता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। भाभी घर से कैसे गायब? साहिल गहरी सांस छोड़ते हुए बोला। वो गायब नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने किया था। और रही बात रघु की, तो मैं जानता हूँ, इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे तो इसके लिए डर था, कहीं इसे भी मार ना दिया गया हो। सम्राट तेजी में बोला। साले को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और मिला भी तो कहाँ? पुलिस कस्टडी में, गोद में बच्चा, नगर में ढिंढोरा। साहिल गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। कमिश्नर सर ने मुझे रानी बाजार हत्याकांड की फाइल दी है। वो चाहते हैं कि मैं इसकी तहकीकात करूं। अरे वाह, अंधा क्या चाहे दो आंखें। साहिल मजे में बोला। ऊपर वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता। अरे थैंक यू ऊपर वाले, आई लव यू। साहिल ऊपर आसमान की ओर फ्लाइंग किस उछलते हुए बोला। तू अपनी कहावतें बंद कर, मैं बहुत परेशान हूँ। सम्राट चिढ़कर बोला। नई बात कर भाई, तू आज से नहीं कई सालों से परेशान है। तू बोलता नहीं तो क्या मुझे भी पता नहीं चलता? मेरी मान, ये तेरी परेशानियों का सॉल्यूशन है। साहिल ने गाड़ी मुड़ाते हुए कहा। मैं वहां नहीं जाना चाहता। सम्राट ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। पर क्यों? साहिल ने हैरानी में पूछा। पर सम्राट के चेहरे पर नजर डालते ही उसे उसके सवालों का जवाब मिल गया था। जो दिल में बसा हुआ है, उससे कब तक भागोगे? भाभी तेरे दिल में बसी हुई है, न कि उस जगह पर। हम अपनी परछाई से कभी नहीं भाग सकते। तू ही कहता है ना, किनारे पर खड़े होकर समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती, और अगर गंदे नाले को साफ करना है तो हमें उसे उतरना ही होगा। और रही बात तेरे दिल की, तो तेरा दिल आज तक नहीं मानता कि भाभी। खैर छोड़ जाने दे, पर अभी जो मेरा दिल कह रहा है उसे सुन। साहिल सम्राट की तरफ देखता हुआ बोला, जो कि छोटी बच्ची के फ्रॉक का टुकड़ा सीने से लगाए सीट पर आंख मूंद कर टेक लगाकर बैठा था। तुझे वहां जाना चाहिए, अपने लिए ना सही, उसके लिए। साहिल सम्राट के हाथों की तरफ देखते हुए बोला। सही कह रहा है तू, पर मैं इस दिल का क्या करूं, जो कि सब कुछ जानते हुए भी कुछ जानना नहीं चाहता, कुछ समझने को तैयार नहीं होता। कितनी मुश्किल से तो समझाया था अपने बेचैन दिल को कि पंछी। फिर भी बेचैनी थी, लेकिन आज कैसा सुकून दे गई मुझे वह पंछी। ऐसा लगा कि शायद मेरी बरसों की तड़प उसने शांत कर दी है। अभी तक मैं उसके एहसास में डूबा हुआ हूँ। सच कहूँ भाई, तो आज तक मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि भाभी हमें छोड़कर जा चुकी हैं। और कल छोटी पंछी से मिलने के बाद तो मेरे दिल को एक सबूत भी मिल चुका है कि भाभी जिंदा है। पर साहिल पंछी के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बोले। और सम्राट खुद भी इसी उलझन में था। दिल हाँ कहता था और दिमाग दलीलें पेश किए जा रहा था। अगर पंछी खुद से घर से नहीं भागी थी तो उसे कौन उठाकर ले गया था? और फिर इतने दिन तक कहाँ रही? क्या हुआ उसके साथ? और अगर यह मेरी और पंछी की बेटी है तो इस बच्ची का जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ? और अभी फिलहाल में मेरी पंछी कहाँ है? सम्राट जितना सोचने की कोशिश करता,
उसके दिमाग की नस उतनी ही अधिक फटती जा रही थी। क्यों मैं पंछी को अकेला छोड़कर गया? मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। आखिरकार पंछी को लेकर मेरा डर सच साबित हुआ। क्यों तुमने मुझे अपनी कसम में बांधा था पंछी? तुमने तो कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगी, लेकिन फिर तुम क्यों उड़ गई? सम्राट को शरीर पर लगे चोट से ज्यादा दिल में लगे हुए जख्म दर्द कर रहे थे। फिलहाल के लिए तो तू अपने फ्लैट पर चल, सम्राट ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। इसी बीच साहिल का मोबाइल बार बार बज रहा था और साहिल फोन काट रहा था। किसका फोन है? कुछ नहीं भाई, साहिल फोन छिपाते हुए बोला। सम्राट ने साहिल के हाथों से फोन छीन लिया। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम से उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। अब यही बाकी था। साहिल ने डर से आंखें बंद कर ली। इधर दिल्ली से एक नई टीम आ चुकी थी और आने के साथ ही अपने काम में लग गई थी। यह क्या है? इन सारे थानेदारों ने हमें बेवकूफ़ समझ रखा है, अर्धान ने लैपटॉप बंद करके कहा। कमिश्नर सर ने कहा है ना कि कल शाम को 5 बजे वह अपने काबिल ऑफिसर्स के साथ हमें टीम अप कर देंगे। तब तक के लिए आराम करो। श्यामली ने नाराजगी से अर्धान की तरफ देखा। पिछले आधे घंटे में वह 6 बार चिल्ला चुका था। जब हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं तो आराम कैसे कर सकते हैं? इंस्पेक्टर अर्धान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कहाँ रह गई अनवी तू? श्यामली मन ही मन बोली। जस्ट चिल यार, तुम्हें तो हर वक्त काम की ही पड़ी रहती है। उन्होंने फाइल दी है ना स्टडी के लिए, पहले होमवर्क कर लेते हैं, इससे हमें काम में आसानी होगी। श्यामली ने अर्धान को शांत करना चाहा। ये सारी फाइलें आधी अधूरी हैं और तुम समझ नहीं रही हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हो ना हो कहीं ना कहीं यहाँ की पूरी पुलिस फोर्स भी किसी के दबाव में काम कर रही है। अर्धान ने साफ साफ कहा। हेलो गाइस, अनवी ने कमरे में इंटर होते हुए कहा। क्या बात है, इसके चेहरे पर 12 बजे क्यों बजे हैं? अनवी ने अपना बैग टेबल पर रखते हुए सिया से पूछा। मुझे लगता है कि तुझे घड़ी देखनी चाहिए। घड़ी में भी बस अब 12 बजे बजने वाले हैं। श्यामली ने बात घुमाते कहा। 12 बजे बजने वाले हैं, लेकिन बजे तो नहीं, इसके चेहरे पर तो बज रहे हैं, अनवी बोली। अर्धान ने उसके सामने लैपटॉप और फाइल सरका दी। मुझे तो लगता है कि कमिश्नर सर भी हमारी मदद नहीं करना चाहते, बस खानापूर्ति करके खत्म करना चाहते हैं। अर्धान बेबसी में बोला। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हम खुद उन सभी के लिए काफ़ी हैं। पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है जैसे कि तू कुछ और ही जानना चाहता है। श्यामली ने गौर से अर्धान की ओर देखा। अनवी की उंगलियां तेजी से लैपटॉप के कीबोर्ड पर हरकत कर रही थीं। पूरी तरह से आसपास के आए हुए थानों की रिपोर्ट और सिलेक्टेड क्रिमिनल्स के नाम पढ़कर अनवी मुस्कुरा दी। ये तो होना ही था, अनवी आराम से बोली। क्या? अर्धान और श्यामली एक साथ चिल्लाए। तुम अभी इस जगह को नहीं जानते, इसलिए इतना परेशान हो। सच तो यह है कि कमिश्नर सर खुद से हमारी मदद करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने हमें कल शाम तक का टाइम दिया है ताकि हम अपने तरीके से बाहर निकले और यहाँ के आसपास के लोग और माहौल की जानकारी ले सकें। वरना अगर खाना पूर्ति करनी होती तो चुपचाप फोर्स लेकर जाओ और जिन जिन क्रिमिनल्स के नाम इसमें है, पूरे इलेक्शन टाइम के लिए उन्हें अंदर कर दो। कोई कुछ बोल भी नहीं सकेगा, क्योंकि सारे क्रिमिनल्स पर कुछ ना कुछ चार्जेस तो ऐसे हैं जिससे उनको कम से कम 3-4 महीनों के लिए हम अंदर तो कर ही सकते हैं। क्या मतलब तुम्हारा? अर्धान ने नासमझी में अनवी की तरफ देखा। इधर पास आ, कुछ दिन में इलेक्शन से संबंधित रैलियां शुरू हो जाएंगे और जाहिर सी बात है इन रैलियों में बेहिसाब भीड़ भी जुटेगी। अनवी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। दोनों ने हाँ में सर हिलाया। पिछली बार जो कुछ भी इलेक्शन के दौरान हुआ था उसमें ज़्यादातर हिंसा इन्हीं रैलियों के दौरान हुई थी। नेताजी के निकलते हैं भीड़ बेकाबू हो गई थी।
अन्वी ने आगे कहा, ये सब तो मैं पढ़ चुका हूँ। और इन सारी हिंसा में मौत नहीं, हत्या भी सिर्फ उन्हीं लोगों की हुई है जो कि अपोजिशन से संबंधित थे। कुछ नया बता, अर्धान बोला। हम यहाँ कुछ नया करने नहीं आए बल्कि पिछला कुछ फिर से दोहराया ना जाए उसे ही रोकने आए हैं। श्यामली ने कहा, वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन अभी तक 5 साल बीतने के बाद भी यहाँ की पुलिस को पिछली बार के ही गुनहगार नहीं मिले हैं। तो तुझे क्या लगता है इस बार कोई अपोजिशन में खड़ा होने की भी हिम्मत कर पाएगा? उद्धरण चिन्ह ... और अपोजिशन को मारकर फायदा किसको होने वाला है? सीधी सी बात है, जो अभी लीड में है और उसी के अंदर सारे काम हो रहे हैं। इसलिए तो हमें यहाँ बुलाया गया है। मेरी बात ध्यान से सुन। पुलिस और एक्स्ट्रा फोर्स के अलावा रिपोर्टर्स भी होंगे। अन्वी बोली। हाँ, दोनों ने सहमति जताई। इन मीडिया वालों के कैमरे में कई बार ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। अन्वी ने अपना प्लान बताया। यानी कि तू ये कहना चाहती है कि हमें उन रिपोर्टर्स को, या फिर सीधे सीधे कहें तो वैसे लोग जिन्हें लीग टीम पसंद नहीं करती है उनको अप्रोच करना चाहिए, जिन लोगों ने ये सारी पिक्चर्स पुलिस को दी है। श्यामली सोचती हुई बोली। और इन क्रिमिनल से कब पूछताछ करने का इरादा है तुम्हारा? अर्धान ने अन्वी की तरफ गौर से देखते हुए कहा। जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे, फिलहाल तो ये देखना है कि इनमें से कौन कौन हमारे काम लायक है। नाइस। उद्धरण चिन्ह ... तो फिर तीनों 3 तरफ निकल जाते हैं। I mean, एक रिपोर्टर को अप्रोच करेगा, एक क्रिमिनल्स की फाइल स्टडी करेगा और तीसरा नेताजी और उनके चमचों की कुंडली खंगालेगा। अन्वी ने सबके काम बांट दिए। ग्रेट, चलो ये भी करके देख लेते हैं। बाकी यह सब तो कूड़ा है। आधान ने लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, तो फिर कल दोपहर को यही मिलते हैं, अपनी अपनी रिपोर्ट्स के साथ, श्यामली ने कहा। उसके बाद कमिश्नर सर के काबिल ऑफिसर की टीम से भी मिल लेते हैं। होमवर्क कंप्लीट होगा तो काम करने में भी मजा आएगा। तारांकन, क्या कह रहा है तू? महेश अविश्वास से बोला। मैं सच कह रहा हूँ भैया जी, अब बच्चा नहीं आने वाला। मैंने अभी अभी सरकारी अस्पताल में उसकी लाश देखी है। पुलिस वाले भी साथ थे। पता चला कल रात में ही उसका एनकाउंटर हो गया है। अब तो उसकी लाश लेने जाने में भी हमें 10 बार सोचना पड़ रहा है। आदमी ने हाफते हुए बताया। और उसके साथी जो उसके साथ गए थे? राकेश ने पूछा। कोई नहीं बचा भैया जी, पुलिस वालों ने इसे ऑपरेशन क्लीन का नाम दिया है। आदमी डरा हुआ था, पता नहीं अब की बार यह इलेक्शन और कितनों की जान लेकर जाएगा। महेश गहरी सोच में था। राकेश ने उसको हिलाया। भैया जी, क्या हुआ रे? महेश गुस्से में बोला। बच्चा की लाश का क्या करना है? आदमी डरते हुए बोला। करना क्या है? छोड़ दे साले को, पुलिस वाले जला ही देंगे, उसका क्रियाकर्म भी कर देंगे। इस बार राकेश बोला। वो बहुत ही अपना आदमी था। आदमी भीगी आवाज में बोला। यहाँ अपना भाई भी जिंदा मुझे मिलेगा भी कि नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। इस खास की लाश लेने के चक्कर में मैं खुद को कोई दूसरी मुसीबत में नहीं डाल सकता। महेश झुंझलाता हुआ बोला। आप सर जी से बात क्यों नहीं करते हैं? राकेश ने सुझाव दिया। 3 दिन से फोन लगा रहा हूँ और सर जी बिजी हैं, कह कर काट देता है। फिर ट्राई कीजिए उनके आदमी से सही बात बताइए। आखिर सर जी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, वरना फिर बाद में चिल्लाएंगे कि तुम लोगों ने कुछ बताया क्यों नहीं। ठीक कह रहा है तू। महेश ने अपना फोन निकाल लिया और सर जी को नंबर मिलाने लगा। तीसरी चौथी घंटी में ही कॉल पिक कर लिया। कहा था ना तुम्हें बार बार यहाँ फोन नहीं करने के लिए, समझते क्यों नहीं हो? उधर से गुस्से में भरी आवाज आई। हमें भी जरूरत नहीं है।
बार बार तुम्हारे पास फोन करने की। वह तो बात इतनी जरूरी है कि सर जी को बताना है हमें। तुम जल्दी से सर जी को फोन दो। महेश भी ताव में ही बोला। अगर बात खास नहीं हुई तो समझ लेना। अब जल्दी से बोलो, मैं तुम्हारी बातें जैसे ही सर जी खाली होंगे उनसे कह दूंगा। आप सर जी से कह दीजिएगा कि हथियारों की खेप पकड़ी गई है और साथ में मेरा भाई रघु भी। अगर उसने मुंह खोल दिया तो उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुमने हमें धमकी देने के लिए फोन किया है। उधर से बात बीच में काटते हुए ही कहा गया। इस बार फोन पर दूसरी तरफ खुद सर जी ही थे। उनकी भारी आवाज सुनकर महेश के होश फाख्ता हो गए। जी नहीं सर जी, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम तो बस यही चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा भाई हमारे घर वापस चला आए। इस बार पक्का हम उसे इन सब काले धंधे से दूर भेज देंगे। महेश की टांगें कांप रही थी और आवाज भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। तुमने तो अपने भाई के लिए एमपी से सौदा किया था ना? उधर से पूछा गया। क्या हुआ उस सौदे का? जी, महेश अटकते हुए बोला। क्या हुआ उसका? इस बार और तेजी से बोला गया। हमने जो आदमी एमपी साहब की कमजोर नस को पकड़ने के लिए भेजा था, पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। महेश हकलाते हुए बोला। मालूम था ऐसा ही कुछ होगा। उधर से इत्मीनान से कहा गया। इधर महेश मन ही मन सोच रहा था, इनको इन सब चीजों की खबर कैसे लग जाती है। महेश को कुछ बोलता ना पा उधर से फिर आवाज आई, यही सोच रहे हो ना हमें इन सब चीजों की खबर कैसे लग जाती है? जी नहीं, महेश को कुछ नहीं सूझ रहा था। ज्यादा मत सोचो, हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। इस मसले पर कुछ दिनों के लिए अपनी गतिविधियां बंद कर दो। वैसे भी चुनाव के कारण आचार संहिता लग चुका है, ऊपर से फोर्स आ गई है। पकड़ने और जेल में डालने के काम इस टाइम बहुत ज्यादा होगा। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई आदमी इसमें फंसे। और रही बात एमपी की, तो भूल कर भी उसका नाम किसी के सामने मत लेना। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से किसी को इस चीज़ का शक भी हो कि एमपी का हमारे साथ कोई संबंध भी है। वैसे भी वह इन सब चीज़ों से दूर ही रहता है। जी सर जी, महेश किसी तरह से बोला। पर सर जी, वह हमारा भाई है, इसलिए तो अभी तक जिंदा है। वरना इस तरह के नालायक लोग हमारे धंधे में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। वैसे तुमने एमपी की कौन सी ऐसी कमजोर नस दबाई थी कि वह सीधे इस काम में हाथ डालने को तैयार हो गया? महेश सोच में पड़ गया। जी, वह बच्चा सिंह ने एमपी की नाजायज औलाद के बारे में बताने को बोला था। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमें इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। महेश की आंखों के आगे अमन का डरावना चेहरा घूम रहा था। अगर अपना मुंह बंद रखोगे तो ज्यादा दिन तक जिंदा रहोगे, और हो सकता है तुम्हारा भाई भी सही सलामत जिंदा वापस आ जाए। हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, कहकर उधर से फोन काट दिया गया। महेश डर और बेबसी से फोन को देखता रह गया। अपने भाई को छुड़ाने की उसकी अंतिम कोशिश भी बेकार हो गई थी। तारांकन 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 तारांकन। स्क्रीन पर बड़ी माँ का नाम शो हो रहा था। सम्राट ने गुस्से में साहिल की तरफ देखा। साहिल ने अपनी नज़र सामने विंडो स्क्रीन की तरफ कर ली और मन ही मन भर बधाया। अब यही होना बाकी रह गया था। उठा ले, सम्राट ने साहिल की तरफ फोन बढ़ाते हुए कहा। साहिल को एक पल के लिए हैरानी हुई, लेकिन तुरंत उसने फोन उठाकर ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया, कहीं सम्राट अपना इरादा ना बदल ले। जी, बड़ी माँ बोलिए। जितनी देर साहिल ने अपनी बड़ी माँ से बात की, सम्राट का बीपी हाई होता जा रहा था। साहिल समझ रहा था। उसने जल्दी से अपनी बातें निपटाई और सम्राट से बोला, मेरी एक बात समझ में नहीं आती। बड़ी माँ सबसे इतना प्यार करती हैं। सबसे नहीं, तुझसे। सम्राट बीच में बोला, ठीक है, मुझसे ही, पर तुझे इसमें क्या प्रॉब्लम होती है?
साहिल ने पूछा। वह कोई प्यार वार नहीं करती। चीनी की चाशनी में घुले हुए उसके शब्द तुझे प्यार लगते हैं तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। सम्राट ने बिना लाग लपेट के उत्तर दिया। ऐसा क्यों? साहिल ने हैरानी में पूछा। जरूरत से ज्यादा चीनी खाएगा ना तो डायबिटीज हो जाएगी, इसलिए कहता हूँ जितना हो सके उस औरत से दूर रह। ये औरत अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी बलि चढ़ा दे सकती हैं। तेरे पास तो खुद की तेरी माँ है, छोटी माँ, कभी उन पर भी ध्यान दे दिया कर। उद्धरण चिन्ह। वो मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करती है। साहिल मुंह बनाता हुआ बोला। तुझे जलन होती है। उद्धरण चिन्ह। साहिल मुस्कुरा दिया। भाई, बच्चा सिंह ने ऐसा क्यों कहा था कि जिस दिन मुझे माँ की असलियत पता चलेगी मुझे मेरी माँ से नफरत होने लगेगी। बहुत कुछ झोल है मेरे भाई, कुछ समझ नहीं आ पाता। किससे पता करें? मामा बताने को तैयार नहीं अब। सम्राट बोला। मामा मत कह उसे, बड़ी माँ का हत्यारा है वो। साहिल गुस्से में बोला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सम्राट बचपन के दिन याद कर रहा था। एक धुंधली सी तस्वीर उसके दिमाग में घूम रही थी जब सागर उसे और साहिल को बड़े प्यार से अपनी गोद में घुमा रहा था। और भी बहुत कुछ आंखों में चल रहा था। सागर सिंह की तस्वीर उसने अपने घर में रामायण की किताब में देख रखी थी, जबकि उससे तो घर का हर सदस्य नफरत ही करता था। फिर सागर सिंह की तस्वीर रामायण में आई कैसे? वो किताब किसकी थी? काफी देर तक गाड़ी में शांति रही। भाई, आज घर पर पार्टी है। सम्राट को अपने ख्यालों में गुम देखकर साहिल धीरे से बोला। घर पर तो रोज ही पार्टी होती है। सम्राट बोला। आज वह पिंकी को देखने वाले भी आने वाले हैं। सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि पिंकी की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है और यह औरत इस पार्टी के बहाने अनाउंस करने वाली है। कुछ देर के लिए साहिल चुप रह गया। क्या बोलता है तू? साहिल ने सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, जो कि एक जबरदस्त उलझन में था और अब सम्राट के दिल दिमाग से भी अपनी सारी परेशानियां निकल चुकी थी। उसके आंखों के आगे अब बस पिंकी का मासूम चेहरा घूम रहा था। सम्राट का दिल बार बार यही कह रहा था कि हो ना हो इस औरत ने पिंकी को भी अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वेदी पर ही चढ़ाया है। गाड़ी घर की तरफ ले चल, देखते हैं इस बार कौन सा नया ड्रामा घर में फैला हुआ है। सम्राट चीढ़कर बोला। जो औरत अपनी खुद की बेटी का भला नहीं सोच सकती वो किसी और का भला क्या चाहेगी? सम्राट का दिल नफरत से भर गया था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।